ट्राई करके लाओ उसको। यस इसमें Yes. दो फोर्सेस फाइंड करने थे जिनका रेशियो था 3:5। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस वाज 28 और sure, आप कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, टुडे विल गो फर्दर। ठीक है, आज हम लोग मेनली क्या करेंगे, लास्ट टाइम मैंने एक डायरेक्शन कोसाइन करके डिस्कस किया था चीज, डायरेक्शन कोसाइन। उसके बाद आज हम लोग जाएंगे प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स पे, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। इसमें आपको याद होगा दो टाइप की प्रोडक्ट होती है, एक डॉट प्रोडक्ट और एक क्रॉस प्रोडक्ट। यस, डॉट प्रोडक्ट में थोड़ा सा स्टार्टिंग खाली बता देता हूँ। डॉट प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है वो स्केलर होता है। प्रोडक्ट स्केलर देती है हमें। दिस इज AB cos थीटा इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट स्केलर। ठीक है, अगर हम लोग A क्रॉस B करते हैं, A बार क्रॉस विथ B बार, ठीक है, A क्रॉस B किया, इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड ले लें, A क्रॉस B करने पे वेक्टर मिलता है। फ्रॉम A क्रॉस B यू विल गेट अ वेक्टर। अगर ये मैंने मॉड डाल दिया मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड। सर हाँ बोलो। अगर मॉड नहीं डालने का, सिर्फ A क्रॉस B लिखा तो भी उसका मतलब मैग्नीट्यूड नहीं, का अगर आपने ऐसे लिखा A क्रॉस B इज इक्वल टू AB साइन थीटा, रॉन्ग मिल सकता है, क्योंकि A क्रॉस B मतलब देखो आप यहाँ पे दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हो। रूल ये होता है कि बार से नहीं डाला। बोलो बोलो क्या बोलना है। सिर्फ A क्रॉस B बार नहीं डाला तो भी मैग्नीट्यूड का ही मल्टीप्लिकेशन होता है क्या? देखो अगर हमने बार ही नहीं डाला, सिर्फ A क्रॉस B लिखा, ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो A और B है दे आर नॉट वेक्टर्स। ये अपने बार तो डाला नहीं ऊपर, ये लाइक सिंपली नंबर्स हो गए या ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो ये जो प्रोडक्ट आप बीच में डाली है ना आपने, ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं मानी जाएगी। फिर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर्स की होती है, आपको ऊपर बार डालना ही पड़ेगा। बार नहीं डाला मतलब राइट नहीं है, मतलब आप वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट नहीं ले रहे हो, आप कुछ और ले रहे हो, फिर बार तो डालना ही पड़ेगा। यस सर। हाँ, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो AB साइन थीटा है। एंड आपको मैंने बताया था A क्रॉस B का जो डायरेक्शन होता है, ये देखो, ये A बार, ये B बार, A क्रॉस B का डायरेक्शन ऐसे मिलता है, राइट हैंड थंब रूल से ऐसे ऊपर की। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ A क्रॉस B। लेकिन अगर आप B क्रॉस A करेंगे, B से A तक अपनी सीधे उल्टा डायरेक्शन नीचे आएगी। तो आपको इस डायग्राम में दिख रहा है क्या, व्हाट इज द एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A? A क्रॉस B और B क्रॉस A में कितनी एंगल है? एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था। 180 है ना। ये ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, मतलब एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। दो चीजें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाती हैं तो बीच में एंगल 180 होती है ना उनके। यस, सो बिटवीन A क्रॉस B एंड B क्रॉस A द एंगल इज 180 डिग्री। याद रखना ये चीज, ठीक है। इसके बाद देखो इन दोनों प्रोडक्ट्स में ना कुछ 5-6 प्रॉपर्टीज थी, 6 प्रॉपर्टीज वर देयर दोनों प्रोडक्ट्स की, ठीक है। वो प्रॉपर्टीज मुझे वापस यहाँ पे रिवाइज करने की नीड नहीं है एक्चुअली, तो क्योंकि वो कुछ एक्स्ट्रा नहीं है उनमें, वो प्रॉपर्टीज ऐसे याद ही होनी चाहिए। डू यू रिमेम्बर दैट 6 प्रॉपर्टीज फ्रॉम ईच? ज्यादा याद तो नहीं होंगे I'm sure। अभी वो नोटबुक है क्या जिसमें ये प्रॉपर्टीज है? अभी तो नहीं होगी शायद, अरेंज कर घर पे ही हो, अरेंज हो जाएगी ना शायद, नहीं? यस सर। काम करो स्टूडेंट, वो नोटबुक ओपन करो। मैं ये 6 प्रॉपर्टीज हैं, 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड 6 प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ये 6 प्रॉपर्टी रिवाइज करने के लिए मैं आपको 5 मिनट्स का टाइम दे रहा हूँ। अभी नोटबुक ओपन करके रिवाइज करो, और जो डाउट आ रहा है अभी पूछ लो पहले, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज आनी चाहिए पहले से, ठीक है। एक बार वो आई एम गिविंग यू टाइम, चाहे तो रिवाइज कर लो अभी। चलो, आई एम वेटिंग। और उनमें कुछ डाउट्स है तो आई एम हियर, यू आस्क द डाउट्स। कौन से डाउट? 6 प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट एंड 6 प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। अभी रिवाइज कर लो, देखो फ्रॉम योर नोटबुक। और जो डाउट है आप पूछ सकते हो अभी। सर वो 6 प्रॉपर्टीज आप बता सकते हो क्या? अभी मैं लेट एडमिशन था तो नहीं है। मे बी वो जो देखो 6 प्रॉपर्टीज है ना, बताने में कुछ नहीं है, लेकिन वो इतना ऐसे नहीं है 5 मिनट में हो जाएंगी। 5 मिनट में वो रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है, लेकिन एक्सप्लेन करने के लिए 5 मिनट नहीं, कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम 45 to 40 मिनट्स लगेंगे दोनों प्रॉपर्टी समझाने के लिए। क्योंकि 6 प्रॉपर्टीज डॉट की है, 6 क्रॉस की, टोटल 12 प्रॉपर्टीज है। और ऐसा नहीं है कि सिंगल लाइन है आप याद कर लोगे, वो समझना पड़ता है, लंबी है। तो इसके ऊपर देखो मैं क्या बोलूंगा, वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, सर डालते हैं, ठीक है। स्केलर वेक्टर्स के यूट्यूब वीडियोस पे जाओ, सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर में ये सारे फॉर्मुलास होंगी जो भी 6 प्रॉपर्टीज है, यूट्यूब पे अवेलेबल है।
अरे वो ढूंढना पड़ेगा आपको थोड़ा सा। ओके सर। हाँ, ओके सर। इट विल टेक 40 to 45 मिनट्स एटलीस्ट, उससे कम में तो होता नहीं है ये चीज। जो जो स्टूडेंट है जिन्होंने अटेंड किया है वो अभी आप देखो प्रॉपर्टीज, और जो कंफ्यूजन है, जो चीज नहीं समझ में आ रही है उन प्रॉपर्टीज में अभी पूछ लो। हाँ, सर फिफ्थ प्रॉपर्टी समझाना। सर कंपोनेंट वाला। कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, वैसा वाला कुछ। यस Yes, sir. Second property. ठीक है, लुक एट हियर। सपोज ए बार एक वेक्टर है, बी बार दूसरा एक वेक्टर है, दोनों की हमने डॉट प्रोडक्ट ली, स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर की स्केलर प्रोडक्ट ली जाती है तो उससे जो मिलता है वो भी स्केलर होता है। तो दैट स्केलर हैज अ मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा, दिस इज लाइक डॉट प्रोडक्ट ए बी कॉस थीटा। हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये जो थीटा एंगल है, मैंने क्या बताया, ये ए और बी के बीच की एंगल ही होती है। तो मैं आपको ये एंगल डायग्राम में दिखा देता हूँ। सपोज ये देखो एग्जाम्पल, ये ए है, सपोज ये बी है, थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी ना, तो ये है सपोज थीटा। ठीक है, अब क्या होता है, अगर ये जो बी है, बी इज अ सेकेंड वेक्टर इन द प्रोडक्ट, बी को अगर मैं दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करूं, एक कंपोनेंट में जानबूझ के मैंने एक कंपोनेंट ऐसा बनाया कि जो ए की तरफ बनाया, मैंने डेलिबरेटली एक कंपोनेंट हमने ए की तरफ लिया है, तो दूसरा कंपोनेंट ऑब्वियसली ए को इस कंपोनेंट के परपेंडिकुलर लेना पड़ेगा ना। देखो दोनों कंपोनेंट्स खाली परपेंडिकुलर होने चाहिए आपस में, वो कंपलसरी होता है। तो ऐसा बना, ठीक। तो ये जो कंपोनेंट है, ऑब्वियसली ये जो कंपोनेंट है बी का कंपोनेंट है, लेकिन इट इज अ कंपोनेंट विच इज नियर टू थीटा। ये कंपोनेंट की वैल्यू होगी बी कॉस थीटा, Cos theta. और जो दूसरा कंपोनेंट है ये वाला, इसकी वैल्यू होगी B sin theta. sin थीटा। ठीक है, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो बी कॉस थीटा ना, बी कॉस थीटा को ध्यान से देखो, वो यहाँ पे भी आपको दिख रहा है ना, ये देखो। यस तो क्या यहाँ पे जो लिखा है ये बी कॉस थीटा, इसकी जगह मैं सिर्फ इतना लिख सकता हूँ, इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ द बी। बी कॉस थीटा क्या है अल्टीमेटली, इट्स अ कॉम्पोनेंट ऑफ द बी। और लेकिन ये कौन सा कंपोनेंट है, इज इट ये बी कॉस थीटा पर्टिकुलरली वो कंपोनेंट है जो ए की तरफ है, कि ए को Yes. परपेंडिकुलर है, एक ही तरफ है, कंपोनेंट ऑफ बी है ये, नो डाउट। बी कॉस थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ बी है, लेकिन इट इज दैट कंपोनेंट व्हिच इज अलोंग ए बार। अलोंग ए बार मतलब वो एक ही तरफ है। देखो अभी आपको ये देखो, ये लिखा है मैंने, आपको समझ तो क्या होगा कि क्या किया मैंने, समझ गया ना क्या लिखा है मैंने। लेकिन यस अगर आपको लगता है सर इसका, अगर आपको ऐसा लगता है कि सर इसका फिजिकली मतलब नहीं समझ में आ रही, क्या है मतलब, क्यों किया ये सब, इसका देखो आप जब हम आगे के चैप्टर्स में जाएंगे ना तो ये बहुत काम आता है। मैं आपको चलो एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, आगे के चैप्टर्स में बहुत काम आता है, बट इट्स ओके, इफ यू वांट आई विल एक्सप्लेन हियर ओनली। देखो सपोज ये मैंने फोर्स लिया, एफ एक फोर्स है, इसकी डॉट प्रोडक्ट ली डिस्प्लेसमेंट के साथ, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट, इसको वर्क बोलते हैं ना, एफ डॉट एस। यस ठीक है, एफ डॉट एस इज वर्क। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एस कॉस थीटा। अब इसमें मैं ये एस कॉस थीटा को साथ में ले लेता हूँ, एस कॉस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, इट इज कॉम्पोनेंट ऑफ एस along F, along f यही हो ना, इनटू ये जो बाहर एफ है उसको लिखा। देखो वर्क डन मतलब, आपको देखो वर्क डन की एक फॉर्मूला तो आपको मालूम है, इट्स एफ एस कॉस थीटा आएगी, लेकिन वर्क की हम लोग एक दूसरी फॉर्मूला भी हमने बना ली, वर्क इज आल्सो गिवन बाय सिंपली द फोर्स, एंड आफ्टर दैट फोर्स यू टेक अ कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट व्हिच इज अलोंग दैट फोर्स। मतलब पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं लेंगे हम लोग, डिस्प्लेसमेंट का खाली वो कंपोनेंट लेंगे जो किसकी तरफ होगा, एफ की तरफ होगा, F. वर्क मिलेगा ना। देखो ये मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये कैसे लगता है। देखो सपोज इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ आपके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करती है, राइट। ठीक है, yes तो सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है, ध्यान से देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स को ऐसा लिखा जाता है mg, mg इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब फोर्स तो लग रहा है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है ना वो अल्टीमेटली इधर पहुंचा है, इधर इतना, ठीक है, इधर पहुंचा है। ठीक है,
ऐसे ये ट्रायंगल है, ऑब्जेक्ट ऐसे गया है, देखो ऐसे, ड्यू टू सम रीजंस वो ऐसे गया है। ये जो इसका पाथ है ना इस ऑब्जेक्ट का, ये डिस्प्लेसमेंट जो इसका है वो एस है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वर्टिकल वो एच है। अब आपको किसी ने पूछ लिया कि जब पार्टिकल जो है ये ए से बी तक गया है, जब पार्टिकल ए से बी तक गया है ना, तो इज इट उसके ऊपर ग्रेविटी फोर्स तो लग रहा है लगातार उसके ऊपर, तो ग्रेविटी फोर्स ने कितना वर्क किया, हाउ मच इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। आप फोर्स लगाओगे ना तो आप भी वर्क करोगे, जो फोर्स लगाता है वो वर्क करता है, लेकिन अगर ग्रेविटी फोर्स लग रहा है तो ग्रेविटी वर्क करेगी यहाँ पे। अब उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय वर्क डन बाय ग्रेविटी, बट फिलहाल ग्रेविटी फोर्स लग रहा है ना, तो ग्रेविटी का जो फोर्स है वो वर्क करेगा। अगर क्वेश्चन में ये पूछा है व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक है, तो उसकी फॉर्मूला तो ये है बेसिकली F इंटू एस, मुझे एस ये लेना चाहिए F डॉट एस, लेकिन मुझे ये फॉर्मूला पता है F इंटू कॉम्पोनेंट ऑफ एस विच इज अलोंग F, ये फॉर्मूला आपको पता है। अगर ये जो S है, S को अगर तुम रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट्स में, H जो है दिख रहा है H विल बी द वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, नहीं? यस यस तुम ये डिस्प्लेसमेंट को रिजॉल्व करो, ये जो डिस्प्लेसमेंट है उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करो, तो डिस्प्लेसमेंट का एक कंपोनेंट ऐसा आएगा जो H होगा। देखिए बात है, H can I say like this, H is a component of the displacement, but it is that component which is along the direction of mg। यस Yes. तो आपको पता है ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, आप क्या करोगे पता है, फोर्स आप लोगे mg, देखो यहाँ पे देखो, ये देखो फोर्स लेना ना, ये फोर्स में mg लूंगा, उसके बाद मैं खाली डिस्प्लेसमेंट का वो कंपोनेंट लूंगा जो अलोंग f है। कौन सा फोर्स के अलोंग कंपोनेंट है? h। वर्क डन इतना आएगा बेटा mgh, ये है वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब आप सोचेंगे सर ये तो पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला है शायद mgh, नहीं? यस यस लेकिन अभी क्या है, क्यों है वो, मतलब ऐसा क्यों हो रहा है कि mgh आ रहा है, वो आगे के चैप्टर्स में आएगा। देयर इज अ चैप्टर ऑन दिस टॉपिक, फिलहाल इसमें मत जाओ। लेकिन देखो यहाँ पे आसान हो गया, हमें एस की सोचना नहीं पड़ा, कॉस थीटा, देखो यहाँ पे कॉस थीटा भी आता है, थीटा कितना है वो भी नहीं सोचना पड़ा, सीधा हमने खाली वो कंपोनेंट ले लिया एच जो mg के अलोंग है, जो फोर्स के अलोंग है, वो ले लिया, तो इससे एकदम डायरेक्ट राइट आंसर आता है। यहाँ पे ये यूज होता है कभी कभी, समझा? तो फोर्स लेने का, इसका दूसरे वेक्टर का खाली वो कंपोनेंट लेने का जो अलोंग द फर्स्ट वेक्टर है, ठीक है? अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ ये प्रॉपर्टी? यस यस अब और कुछ डाउट है तो बोलो, रीड दस प्रॉपर्टीज एंड इफ यू हैव डाउट यू कैन आस्क। सर क्रॉस पढ़ो आगे। प्रोडक्ट फोर्थ प्रॉपर्टी बताओ ना। थोड़ा लाउडली बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट का फोर्थ प्रॉपर्टी वो I इंटू जे मॉड इक्वल्स टू के कैप, वो है ना, वो वाला। आई डॉट जे जीरो है ना? सर I क्रॉस के वाला, वो क्रॉस की प्रॉपर्टी की डॉट की प्रॉपर्टी? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। हाँ देखो, अगर मैं ऐसा कर रहा हूं, सपोज आई क्रॉस जे सपोज ले लिया, मुझे ये फाइंड करना है कि कितना होगा। सिंपल है, पहले तुम क्या करेंगे, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे इस क्रॉस प्रोडक्ट का। मतलब आपको ये मालूम है, देखो ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिव्स अ वेक्टर, मतलब इस प्रोडक्ट से वेक्टर मिलेगा। पहले मैं मैग्नीट्यूड निकाल देता हूँ उस वेक्टर का, मैग्नीट्यूड इतना होगा आई जे साइन थीटा। थीटा थीटा विल बी द एंगल बिटवीन आई एंड जे। तुमको मालूम है आई और जे कैसे होते हैं, आई अलोंग एक्स एक्सिस जाता है, 90 डिग्री। दोनों में 90 डिग्री की एंगल होगी, यस तो ये साइन 90 हो जाएगी। व्हाट इज साइन 90? 1। वन ये है जे का मैग्नीट्यूड, क्योंकि जे यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। इंटू आई जो है वो, ये भी आई का मैग्नीट्यूड है, आई का भी मैग्नीट्यूड तो 1 ही होगा, ये 1 है, ओवरऑल 1 आएगा। मतलब इस क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है ना, द क्रॉस प्रोडक्ट गिव्स यू अ वेक्टर, वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। मैग्नीट्यूड 1 है मतलब यूनिट वेक्टर ना, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आई एंड जे गिव्स यू अ यूनिट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है? 1 आया। अब बाकी तुमको आई क्रॉस जे जो वेक्टर है ना, आई क्रॉस जे से जो वेक्टर मिलेगा, उसका अगर तुमको डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन के लिए वो है राइट हैंड थंब रूल, तो आपको ये अपना राइट हैंड यूज करना होगा। देखो आपने पहले यहाँ पे आई लिखा है ना, फिंगर्स आई पे रखेंगे, वहां से फिंगर्स जे तक टर्न होंगी। ये देखो, देखो मेरी फिंगर्स आई से जे तक टर्न हो रही, दिख रही क्या? यस। थंब कहाँ जा रहा है? ऐसे तुम्हारी तरफ आ रहा है, यस मतलब along z axis आ रहा है, along z axis है ये। तो मतलब ये है कि इस क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है ना, इस क्रॉस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मतलब वो यूनिट वेक्टर है, प्लस along z axis है। z axis के along और यूनिट वेक्टर कौन हुआ? वो ठीक है। ठीक है।
सिंपल है फिजिक्स है ना, पूरा लॉजिकल है। आपको थोड़ा दिमाग लगाओगे आराम से आपको लगेगा अरे इतना इजीली हो गया। बाकी तो नहीं लगाएंगे दिमाग तो बहुत डिफिकल्टी होती है। मैंने पहले प्रूफ किया कोई यूनिट वेक्टर है, इस प्रोडक्ट से जो वेक्टर मिलता है वो यूनिट वेक्टर है। बाद में प्रूफ किया कि वो अलोंग जेड एक्सिस है, यूनिट वेक्टर प्लस अलोंग जेड एक्सिस, तो वो तो के कैप ही हुआ ना। ठीक है यस। ऐसे ही बाकी भी प्रूफ कर सकते हैं। मतलब आई क्रॉस जे लिया, ऐसे ही हम लोग जे क्रॉस आई भी कर सकते हैं, ऐसे हम लोग जे क्रॉस के भी देख सकते हैं। ऐसे ही 6 पेयर्स बन सकते हैं। उनको याद करने के लिए मैंने सर्किल बनवाया था, आपको याद है? यस सर हाँ। हाँ Yes. यस सर I hope डॉट ये doubt प्रोडक्ट, clear है। सर डॉट प्रोडक्ट में जो मैग्नीट्यूड में कॉस थीटा था वो कॉस थीटा क्यों आता है? ये भी बताया था मैंने कि मैंने कहा था कि ये देखो जो डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और जो क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन आता है ना। तो मैंने बताया था कि ये हमारी मर्जी नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी साइंटिस्ट को ऐसा पसंद आ गया उसने डाल दिया। हम लोग ऐसा कभी नहीं करते। हम लोग मतलब फिजिक्स वाले तो हम लोग ऐसा कभी नहीं करते कि हमारी मर्जी से चलेगा। हमने क्या किया है, एक्सपेरिमेंटली ये चीजें ऑब्जर्व की है कि जब भी दो वेक्टर की प्रोडक्ट होती है, हमने ये एक्सपेरिमेंटली देखा है कि जब भी दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने पे स्केलर मिलता है जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं, उस डॉट प्रोडक्ट में कॉस ही सुटेबल होता है। कॉस डालने पे जो रिजल्ट है ना वो सेटिस्फैक्टरली मतलब दूसरी चीजों मैच होती है, सेटिस्फेक्शन होता है। अगर तुम कॉस की जगह साइन डालोगे ना तो वो सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट नहीं देगी। मैंने इसका एग्जाम्पल भी दिया था आपको। मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक सिचुएशन मैंने बताई थी कि हम लोग पत्थर पे फोर्स लगा रहे हैं, हमने वर्क नहीं किया था। अगर तुम कॉस की जगह साइन यूज करोगे ना, फॉर्मूला में कॉस है, तुम साइन यूज करो। तो मैंने ऐसे दिखा था कि जब तुम वर्क नहीं करोगे तो भी वहां पे वर्क मिलेगा फॉर्मूला में, और जब तुम वर्क सच में करोगे तो जीरो आएगा। ऐसा करा था क्या? यस यस सर किया था सर। Yes. मतलब ये हमारा बात नहीं है, नेचर ने उसको बनाया है कि साइन और कॉस से वो काम चलता है। यस सर। हाँ बोलो। सर डॉट प्रोडक्ट का 6th प्रॉपर्टी बताना, पी बार इंटू क्यू बार। जो लास्ट प्रॉपर्टी है डॉट प्रोडक्ट की वो हाँ यस। समझाई थी ना, वो 9 टर्म्स बनते हैं, 3 टर्म्स को अंडरलाइन किया था वगैरह ये हाँ सब सर ना। हाँ वो 9 टर्म्स कैसे बनते हैं वही समझ में नहीं आ रहा। क्या कैसे आता है? वो 9 टर्म्स कैसे आते हैं, मतलब सेकंड स्टेप। देखो ये देख, मैं थोड़ा सा समझाऊंगा, ध्यान से देख। सपोज ये P क्रॉस Q है, इसमें P क्या है? P एक वेक्टर है। किसी एक वेक्टर को हम लोग 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक कर सकते हैं ना, वन अलोंग x एक्सिस, वन अलोंग y एक्सिस एंड वन अलोंग z एक्सिस। जेड एक्सिस। तो P को मैंने 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया। सपोज ऐसे, एक कंपोनेंट है px बार, दूसरा कंपोनेंट है py बार, तीसरा कंपोनेंट है pz बार। ये 3 कंपोनेंट्स हैं। अब देखो, क्योंकि ये px जो कंपोनेंट है वो अलोंग x एक्सिस है ना, तो ये क्योंकि अलोंग x एक्सिस है तो इसको मैं i कैप के टर्म्स में लिख सकता हूँ px को। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं px टाइम्स i कैप। वैसे ही py कंपोनेंट जो है ना उसको लिख सकता हूँ मैं py टाइम्स j कैप, ठीक है। और pz कंपोनेंट को लिख सकता हूँ pz टाइम्स k कैप। ये तीनों कंपोनेंट को प्लस करने पर, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो ये p बार को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ। सिमिलरली q बार को भी मैं ऐसे ही करके लिखूंगा। तो एक ब्रैकेट बनेगी जिसमें p के 3 कंपोनेंट है, दूसरी ब्रैकेट बनेगी जिसमें q के 3 कंपोनेंट्स हैं। फिर ये पहली वाली ब्रैकेट दूसरी वाली ब्रैकेट को पूरा मल्टीप्लाई होगी। मतलब आपको नहीं मालूम 2 ब्रैकेट्स कैसे मल्टीप्लाई होती है? सपोज ऐसा है, देखो a प्लस बी प्लस जी इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अभी क्या होगा, ये a पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, फिर जो b है वो पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई होगा, फिर c को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही करेंगे ना, तो उससे वो 9 टर्म्स बनते हैं। क्लियरली लिखवा के दिया है पूरा सब वो। उसमें जो अंडरलाइन टर्म्स हैं वो नॉन जीरो रहते हैं, बाकी टर्म जीरो हो जाते हैं। उसके लिए आपको 4th और 5th प्रॉपर्टी देखनी पड़ेगी। बेस्ड ऑन 4th एंड 5th प्रॉपर्टी हम लोग समझ सकते हैं कि क्यों जीरो हो गए कुछ टर्म्स। थोड़ा आइडिया दिया मैंने, समझा क्या? यस। जैसे P को 3 कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, वैसे Q को भी ब्रेक करो, तो आपकी 2 ब्रैकेट्स बनेंगी। 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करने पे 9 टर्म्स बनते हैं उसमें से। सर हाँ बोलो। क्रॉस प्रोडक्ट का फर्स्ट बताओ ना, फर्स्ट वाला। क्रॉस प्रोडक्ट की फर्स्ट प्रॉपर्टी की 4th प्रॉपर्टी, क्या बोल रहे हो? फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट ना, देखो अगर A क्रॉस B है, ठीक है, इसका अगर मैंने आपको बताया A क्रॉस B से जो वेक्टर मिलता है, ठीक है, अगर उसका खाली मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड विल बी दिस मच, ए बी साइन थीटा। B क्रॉस A करके भी वेक्टर मिलता है,
क्योंकि ये भी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। इससे जो वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड होगा बी ए साइन थीटा ऑन द सेम बेसिस। तो देखो राइट हैंड साइड देखोगे ना, राइट हैंड साइड लिखा है ए बी साइन थीटा, इधर लिखा है बी ए साइन थीटा, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, राइट हैंड साइड पे जो मैंने ए और बी लिखा है ना वो मैग्नीट्यूड्स हैं ए के और बी के। तो मैग्नीट्यूड में ए बी साइन थीटा एंड बी ए साइन थीटा दोनों सेम ही चीज है, आरएचएस सेम है, तो मैं एलएचएस सेम ले सकता हूँ ना। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ए क्रॉस बी करके जो वेक्टर मिलता है ना उसका मैग्नीट्यूड इट इज सेम एज बी क्रॉस ए करके जो वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड। ए क्रॉस बी जो वेक्टर है, ए क्रॉस बी से वेक्टर ऐसे मान लीजिए, ए क्रॉस बी से वेक्टर मिलता है उसका मैग्नीट्यूड बी क्रॉस ए से जो वेक्टर मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड तो दोनों का इक्वल है, मैग्नीट्यूड आर सेम। बाकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ए क्रॉस बी अगर आप करोगे ना तो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन ऊपर जाएगा ऐसे और बी क्रॉस ए का डायरेक्शन नीचे जाएगा। तो देखो दोनों ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए देखो दोनों ऑपोजिट वेक्टर्स हैं लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। दोनों का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी का और बी क्रॉस ए का दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, जो कितना है पता है, ए बी साइन थीटा या बी ए साइन थीटा। बाकी दोनों के बीच में 180 डिग्री के एंगल है, ये देखो मतलब दोनों ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। तो इसलिए क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन उल्टा है तो मैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं बोल सकता कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि डायरेक्शन तो गलत है ना, दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट है, इक्वल कैसे हो गए? इसलिए मैं ऐसे करूंगा कि दे आर नॉट इक्वल। ए क्रॉस बी ऊपर जा रहा है तो बी क्रॉस ए जो है वो नीचे जा रहा है, दे आर नॉट इक्वल वेक्टर्स, सेम नहीं है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है इट डू नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इसको कम्यूटेटिव कहते हैं। अगर ए इंटू बी एंड बी इंटू ए सेम होता है ना तो उसको कम्यूटेटिव कहते हैं, लेकिन वो नहीं है, इसलिए इट्स नॉट ओबेइंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। थैंक यू सर। हाँ सर समझा। ठीक है, एनी अदर डाउट इन दिस प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स? नो नो क्लियर है? अगर आपने उस टाइम पे लेक्चर ध्यान से सुने थे तो आई होप कि कुछ ज्यादा कंफ्यूजन तो नहीं हुआ होगा, आ रहे होंगे आपको। बाकी उस टाइम पे नहीं सुने थे, मेंटली एब्सेंट थे या फिजिकली एब्सेंट थे, देन इट इज डिफिकल्ट। ये आगे भी होगा, आगे जैसे जैसे मैं लेक्चर लूंगा, चैप्टर्स बताऊंगा, आगे के पढ़ते जाएंगे। अगर आपने ध्यान नहीं दिया, अपनी मस्ती में घूम रहे, तो बाद में देखा आपको फिजिक्स कैसा लगेगा, इट विल बी लाइक अ नाइटमेयर। सच में बच्चे, ये सबसे ज्यादा मैंने सुना है, बच्चे आके बोलते सर नाइटमेयर है। यू अंडरस्टैंड नाइटमेयर राइट? तो नहीं चाहते हो नाइटमेयर तो हाँ, नहीं फिजिक्स के लिए ऐसे ही कहते हैं, बहुत लोगों की यही होती है ऐसी, मतलब फिजिक्स के लिए उनका फीडबैक आता है। मैं ये पूछता हूँ कि उनको पूछता हूँ, जब लेक्चर में होता था तब आप ध्यान देते थे क्या? नहीं सर उतना नहीं, तो बस फिर वही होगा। ठीक है, सही है, अंडरस्टैंड, इट इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट। चलो थोड़ा सा ध्यान से सुनने का। हाँ बोलो सर ये 12 प्रॉपर्टी फिर से रिपीट होगी, मतलब फिर से आगे आने वाले चैप्टर में? नहीं, इतना कुछ ज्यादा काम नहीं आता है, ये थोड़ा थोड़ा ही काम आएगा, मतलब माइनर थिंग्स, इतना डिटेल में स्केलेटर आगे काम नहीं आएगा। सो स्टूडेंट्स प्रॉपर्टीज आर क्लियर ना? चलो ओके, यस हाँ वी कैन गो अहेड देन, आगे बढ़ सकते हैं स्टूडेंट। अब देखो ज्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में, ठीक है, देयर इज नथिंग मच इन दिस चैप्टर। कुछ न्यूमेरिकल्स में करा देता हूँ, उस न्यूमेरिकल से आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी हाउ टू डील विद दिस। प्रॉपर्टीज ज्यादा है तो उससे हो जाएगा काम, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा देता हूँ, ठीक है। राइट ऑन, इफ ए बार इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, राइट ऑन वन न्यूमेरिकल, इफ ए बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा है आई कैप प्लस रूट 3 जे कैप, देन फाइंड magnitude of a bar, then find magnitude of a bar, and also find angle between, also find the angle between a bar and x axis, also find the angle between a bar and x axis। ठीक है, क्वेश्चन लिखा सबने? यस। तो आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ स्टूडेंट, आपको ट्राई करना है, करो पहले, देखो आपका दिमाग चलना चाहिए, नहीं हुआ तो आई विल डू, डोंट वरी, ट्राई एवरीबॉडी दिस क्वेश्चन।
और आराम से लेना, बस 15-20 मिनट आराम से लेना, जब जाने का निकल कर दे बंद कर दवाई डालने में, जितना मैं दिए ना उतना आराम से लेना है, ऐसा मुंह खोल खोल दियो। Yeah, anybody? मैग्नीट्यूड 2 ए का मैग्नीट्यूड 2 है, ओके। यस सर 2। पूरा आराम से 15-20 मिनट तक आराम से आलोक शर्मा अपना माइक ऑफ करो। सर थीटा 60। आपके नाम क्या बेटा? सर खुशी। बैच 1 के बैच 3 के? बैच 3। ठीक है, ओके। चलो न्यू स्टूडेंट्स को भी आ रहा है करने के लिए, ठीक है, गुड, कीप इट अप। ये स्टूडेंट आंसर करेक्ट है, किंजल ने भी आंसर दे दिया अभी। एंगल जो है वो 60 डिग्री है, जो मैंने एंगल पूछी है वो 60 डिग्री है, और जो ए का मैग्नीट्यूड है वो 2 है। आएगा करने सबको? देखो यस आया। देखो आपको ये समझना है कि जो मैंने आपको यहाँ पे ए बार दिया है, इट्स लाइक 1 आई कैप प्लस √3 जे कैप। आपको समझना है कि ये जो है ना, ये दोनों कंपोनेंट्स है ए के। ए का जो पहला कंपोनेंट है वो 1 है, मतलब मैग्नीट्यूड में 1 है, और जो ए का दूसरा कंपोनेंट है वो मैग्नीट्यूड में √3 है, ठीक है। सो आपको ये फॉर्मूला यूज करनी है, ए विल बी इक्वल टू √AX² प्लस AY²। ये फॉर्मूला आपको मालूम है, इट्स लाइक 1² प्लस √3²। सॉल्व करो 2 आ जाएगा। देखो बाद में पूछा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड द एक्स एक्सिस। अभी आप बोलेंगे सर वो कैसे करें, जिनको डाउट है देख लो। ये हम लोग ए बार बनाया, सपोज ये सपोज मैंने एक एक्स एक्सिस इधर बना ली, वाई एक्सिस बना ली, तो मुझे ए और एक्स एक्सिस के बीच की एंगल चाहिए ना, मतलब मुझे देखो ये एंगल चाहिए डायग्राम बनाने का उसके लिए। अब देखो अगर तुम ए को 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करोगे, इफ यू रिजॉल्व द ए इनटू 2 कंपोनेंट्स, तो नीचे वाला जो कंपोनेंट है वो है ए cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो है ए sin थीटा, ठीक है। ये तो ठीक है, लेकिन हमें तो मालूम है ना कि जो एक्स कंपोनेंट है वो तो आपको 1 दिया हुआ है, ऐसा कुछ ना। यस तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब ए cos थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया। इस कंपोनेंट को नाम क्या दिया था, सॉरी मैंने कट कर दिया इसको बाय मिस्टेक। इसका नाम था ए cos थीटा। ए cos थीटा 1 हुआ ना, ये देखो कंपोनेंट 1 है ना, ये आई कैप। ये सबसे इजी तरीका है करने का स्टूडेंट। ए cos थीटा 1 है, यहाँ पे अभी आपने ये जो ए है दिख रहा है, ये इट्स अ मैग्नीट्यूड ऑफ ए व्हिच इज 2, तो ये हो गया 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो cos थीटा 1/2 हो गया। यू नो दैट cos ऑफ 60 डिग्री इज 1/2 ना। यस थीटा 60 हुआ। नहीं तो आप ऐसा करो, एनीबॉडी टेल मी y कंपोनेंट a sin थीटा होता है ना, यहाँ पे y कंपोनेंट कितना दिख रहा है? √3। तो a sin थीटा किसके इक्वल लेंगे अगर हमको लेना है तो? √3/2 √3। a को आप 2 डाल दो तो sin थीटा आएगा √3/2। 3/2 sin और 60 डिग्री √3/2 होता है ना। सर cos से भी निकाल सकते हैं ना सर? हाँ tan से भी निकाल सकते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था, याद है? tan थीटा जो होता है इट इज वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था कि हॉरिजॉन्टल अपॉन वर्टिकल, ऐसा कुछ था। वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल कंपोनेंट देखो √3 है, √3 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 1 है। tan थीटा इज √3, इसमें भी आपको थीटा 60 मिलेगा। यस tan और 60 डिग्री इज √3। उसके लिए तो पहले sin थीटा और cos थीटा ढूंढना पड़ेगा। अरे उस दिन एक फॉर्मूला नहीं बताई थी, अगर कोई वेक्टर है तो वेक्टर हमेशा एक्स एक्सिस के साथ उसकी एंगल हम लोग लेते हैं हमेशा।
तो मैंने कहा था अगर ये एंगल लोगे एक्स एक्सिस के साथ लोगे हॉरिजॉन्टल के साथ, तो tan ऑफ दैट एंगल इज गिवन बाय वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी जब एंट्रेंस में बताई थी ये फॉर्मूला, यस तो वो लगाई है मैंने। देखो 3 तरीके से करके दिया, अभी और क्या करूं, तीनों में से जो मेथड आपको ठीक लगे आप करो। साइन से किया, कॉस से किया और tan से भी कर दिया। यस सर। अगर आप राइट है ना तो आप कौन सी भी साइड से जाओ आपको आंसर राइट ही मिलेगा। स्टूडेंट पर खुद अपने अपने मेथड से करते हैं, मतलब मैं कुछ और मेथड बताता हूँ, स्टूडेंट अपने मेथड से करते हैं, कोई गलत नहीं। अगर आप विजुअलाइज कर सकते हो चीजें तो आप अपने मेथड खुद डेवलप कर लोगे करने के लिए, तो वो सबसे अच्छा होता है। यू शुड नॉट डिपेंड ऑन मी, यू शुड डेवलप योर ओन मेथड्स टू डू। वो तब होगा जब आप विजुअलाइज करोगे थोड़ा सा चीजों को। ओके, कंप्लीटेड। Yes. यस यस ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं स्टूडेंट, इससे आपको नई नई थोड़ी चीजें सीखोगे। ठीक, नेक्स्ट एक करते हैं। देखो, इफ ए बार इज इक्वल टू, इफ ए बार इज इक्वल टू, वही सेम ले लो चलो, आई कैप प्लस √3 जे कैप, एंड बी बार इज इक्वल टू, बी बार इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस के कैप, ये ठीक है। उसके बाद देखो, एंड आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये देखो आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ओके, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर, then find the unit vector in the direction of r bar, find the unit vector in the direction of r bar, find the unit vector in the direction of r bar। लिखा, क्वेश्चन लिखा सबने? यस अगर आपको 2 मिनट सोचना है तो सोचो, क्योंकि मतलब ऐसा एक क्वेश्चन कराया था कि फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट, तो थोड़ा सोचो अगर आपको खुद सोचना है तो कैसे इसको अप्रोच कर सकते हैं। ट्राई टू डू। एक छोटा सा चेंज करो, अच्छा रहेगा आपके लिए। एक छोटा सा माइनर चेंज करो। डी बार मैंने आपको क्या लिखा है, 2 आई कैप प्लस के कैप है ना, के कैप को 4 के कैप कर लो, 4 के कैप को ना 4 के कैप करो। ये थोड़ा सा क्या, थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। मेक इट 4 के कैप स्टूडेंट्स यहाँ पर। हाँ, अब सोचो कैसे करेंगे। हिंट दे दूं मैं, आर बार को आप फाइंड करने की कोशिश करो, आर बार को। फिर सपोज कोई यूनिट वेक्टर है जो आर बार के डायरेक्शन में, लेट्स से यू कैप इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आर बार। तो आपको याद है अगर आर बार और यू कैप एक ही डायरेक्शन में ना, तो आर बार कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ यू कैप। यस आर बार को यू कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसमें से आप यू कैप निकालो। ऐसा कुछ हिंट दे दिया मैंने। यू हैव 2 मिनट्स टू ट्राई दिस क्वेश्चन, 2 मिनट दे रहा हूं मैं ट्राई करने के लिए। कुछ आंसर अगर किसी को निकल रहा है तो बताना। यू हैव 2 मिनट्स। सर सर हो गया सर। सर हो गया, आंसर आया कुछ? यस सर। ठीक है, आंसर बताओ।
ट्राई करो स्टूडेंट, थोड़ा सा दिमाग लगा, हो सकता है आपसे। तो 3/7 I cap plus 6/7 J cap minus 2/7 K cap। जैसे मैंने सुना 3 I cap प्लस √3 J cap प्लस 4 K cap बराबर अपॉन √20। अपॉन √28। मुझे लगता है कि जो आपने अपॉन √28 बोला है उसमें थोड़ी गड़बड़ है, नीचे √28 नहीं है। अच्छा, हाँ ठीक है, एक मिनट, √28 सही है, सही है, सॉरी √28 सही है। स्टूडेंट्स आ रहा है क्या आंसर निकालने? यस सर, हो गया सर। हो एक गया। बार मैं आंसर बता देता हूँ, देख लो आपने राइट है कि नहीं, अगर फिर किसी को डाउट है तो ही मैं सॉल्व करूंगा स्क्रीन पे। आंसर ये है 3 I cap प्लस √3 J cap प्लस 4 K cap divided by √28। I repeat, 3 I cap plus √3 J cap plus 4 K cap, the whole divided by √28। Are you getting these answers? देखो एक मिनट, यस। Yes. मिल रहा है आंसर सबको? √28 सर कैसे आ रहा है? ठीक है, चलो जिनको डाउट है देखो स्क्रीन पे, देखो यहाँ पे R बार इज गिवन बाय A बार प्लस B बार, मतलब इसका मतलब होता है कि R जो है वो A और B का रिजल्टेंट है। A बार को आप सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर दो, I cap प्लस √3 J cap प्लस उसके बाद B बार को आप पुट कर दो 2I cap प्लस 4K cap, ये डाल दिया। इसके बाद I cap प्लस 2I cap मिलके 3I cap हो जाएगा प्लस √3 J cap प्लस 4K cap। ये आपका R बार आया, देखो सीधा I cap के साथ प्लस हो जाएगा, J वैसे ही रहेगा, K वैसे ही रहेगा, ये R बार है। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, R बार का जो खाली मैग्नीट्यूड निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ R बार, वो ऐसा होगा √3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, याद है ये? इसको सॉल्व करो, आपको देखो √28 आएगा। Yes. ये R का मैग्नीट्यूड है, और R जो है वेक्टर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज R बार इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट्स, और ये जो नीचे R लिखा है वो खाली मैग्नीट्यूड है। अब जैसे मैंने आपको बताया, लेट सपोज एक यूनिट वेक्टर है U cap, एक यूनिट वेक्टर है जो R बार के अलोंग है। लेट U cap इज ए यूनिट वेक्टर जो किसके तरफ है, R की तरफ है, ठीक है? तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R बार को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, R बार कैन बी R टाइम्स U cap, है ना? R बार को ऐसे लिख सकते हैं, R टाइम्स U cap। इसमें U cap कितना मिला, R बार डिवाइडेड बाय, बस ये R बार ये ले लो, डिवाइडेड बाय √28 कर लो, ये दोनों को बस डिवाइड करो, दैट इज अ U cap। ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन पहले कराया था ना, Yes. यस सर। Yes. फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस अलोंग दैट, ऐसा यूनिट वेक्टर अलोंग R बार, ऐसा कराया तो है पहले, थोड़ा समझो स्टूडेंट्स। इसमें देखो ये R बार आपको लेना है, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, दैट इज √28, ठीक है? ओके, एवरीबॉडी फिनिश्ड? यस। Yes. अब देखो मैं आपको एक छोटा सा एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, ठीक है? आपको मैं यहाँ पे 4 डायग्राम्स दूंगा, मैं नेक्स्ट एक टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। आई विल गिव 4 डायग्राम्स, आपको खाली फाइंड कर क्या करना है कि इन चारों डायग्राम में से कौन से डायग्राम में जो वेक्टर्स शोन है ना, जो भी वेक्टर दिखाया गया उनका जो रिजल्टेंट है वो 0 आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट 0 रिजल्टेंट आएगा, ध्यान से देखना।
ये सब एरोस दिख रहे हैं वो वेक्टर्स हैं बेसिकली। ये 4 डायग्राम से लाइक ए बी सी और डी, इन चारों में आपको देखना है कि कौन से डायग्राम में ऐसा हो सकता है कि रिजल्टेंट 0 आ जाए। बी बी। हाँ सब लोग सोचो, देखो ध्यान से। हाँ एवरीबडी थिंक ओवर इट। वी वांट अ डायग्राम विथ 0 एज अ रिजल्टेंट। इन सारे वेक्टर्स का एडिशन करके 0 आना चाहिए। कुछ स्टूडेंट को यहाँ पे ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा होगा, राइट? पीयूष तो बी बोल रहा है, बी होंगे जिनको ए और बी में कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ए बी तो हो सकता है ना, बी या ए। ओके एवरीबॉडी सेइंग बी ओनली। सबका आंसर बी है? यस यस सर। यस। सब राइट हो, अभी मेजोरिटी मतलब राइट हो ऐसा हमेशा नहीं होता है, लेकिन इस बार आप करेक्ट हो, डोंट वरी। इट्स बी ओनली। बी करेक्ट है स्टूडेंट्स, बी इज इंडीड करेक्ट आंसर। बी राइट है। समझा क्या बी कैसे है? किसी को डाउट है क्या बी कैसे आया? नो सर। नो सर। सबको क्लियर है? ठीक है। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू। ओके चलो मैं आपको एक नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करा दूं। आज अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कराएंगे जो आते हैं यूजुअली एग्जाम्स में। ठीक है चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो स्टूडेंट। देखो a man walk 30 meter, a man walk 30 meter towards west, 30 meter towards west, then 60 meter, then 60 meter towards north, 60 meter towards north। लिखा? then उसके बाद लिखो then 30 root 2, 30 into root 2, 30 into root 2 meters, 30 into root 2 meters in southeast direction, in southeast direction। 30 root 2 बोला है मैंने, 30 root 2 meter, 30 into root 2 meter in the southeast direction। ठीक है full stop। calculate its net displacement, calculate its net displacement। ठीक सबने क्वेश्चन लिखा पहले? यस। ठीक है सुनो, नहीं थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा क्वेश्चन, आई नो, इसलिए मैं क्या करता हूँ इसका डायग्राम मैं प्रोवाइड कर देता हूँ आपको। डायग्राम देने के बाद आप थोड़ा फिर सोचना है इसके ऊपर, दैट इज द मेन थिंग। देखो अभी आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ये सब दिया हुआ है, मतलब डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। देखो ये डायरेक्शन में हम लोग ईस्ट लेंगे हमेशा, ये डायरेक्शन वेस्ट होता है, ऊपर हम लोग ऐसा नॉर्थ लेंगे और उसके नीचे इस तरफ साउथ, ऐसे होता है ना ज्योग्राफी में। ठीक है यस अब यहाँ से सपोज आदमी ने ना यहाँ से चलना शुरू किया, पहले उसने क्या किया 30 मीटर वेस्ट की तरफ गया, तो सपोज एग्जाम्पल ये देखो सपोज ये है 30 मीटर, ये 30 मीटर वेस्ट जो है ना ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, मतलब एक वेक्टर है, इट्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। उसके बाद वो नॉर्थ में कितने मीटर गया? 80 मीटर, 60 सॉरी, नॉर्थ में 60 मीटर, ये देखो लग रहा है नॉर्थ में गया। उसके बाद वो रुका नहीं वहां पे, बहुत उसको चलने की आदत है। उसके बाद वो जा रहा है साउथ ईस्ट डायरेक्शन में। अब ये क्या होता है देखो, ये साउथ ये ईस्ट, साउथ ईस्ट मतलब साउथ और ईस्ट के बराबर बीच में से। अगर आपको दिख रहा है यहाँ पे साउथ और ईस्ट जो डायरेक्शन है ना उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ये देखो। यस तो साउथ ईस्ट क्या होता है, मतलब साउथ और ईस्ट के एकदम बीच में से, मतलब 45 डिग्री अवे फ्रॉम ईस्ट एंड 45 डिग्री अवे फ्रॉम साउथ। ये देखो ये डायरेक्शन दिख रहा है क्या? ऐसे ये देखो ऐसा है,
तो ये जो डायरेक्शन है ना, जो ईस्ट के साथ 45 और देखो ये साउथ के साथ भी 45 बनेगा, ये डायरेक्शन को बोलते हैं साउथ ईस्ट। तो देखो ध्यान से, ये इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन में उसने 30√2 कवर किया। तो यहाँ पे मैं कैसे करूंगा, यहाँ से उसको ऐसे बनाएंगे, देखो सब इतना उसने कवर किया। ये क्या है पता है, इट इज 30√2 मीटर। लेकिन क्योंकि क्लियरली लिखा है कि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, तो देखो यहाँ पर इधर जाओगे तो ये ईस्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। कुछ लोगों को लगेगा सर ईस्ट तो इधर ही है ना, ऊपर कहाँ, नहीं ऐसा नहीं है ना, ऐसे भी जाओगे ईस्ट ही है ना, और कहाँ जाएगा, ईस्ट ही है। तो ईस्ट के साथ वो कितनी एंगल बनाएगा बोलो, 45। यस, ये है साउथ ईस्ट। सो अल्टीमेटली मुझे नहीं पता ये अल्टीमेटली कहाँ पहुंचेगा। सपोज यहाँ पे पहुंचा, आई डोंट नो एग्जैक्टली वो कहाँ पहुंचेगा, सीधा पहुंचा। अब इसका ये डिस्प्लेसमेंट निकालना है। स्टूडेंट ये जो मैंने बनाया ना यहाँ तक, ये मेरी ऐसी अजम्पशन है, हो सकता है वो 30√2 यहाँ तक ही हो, यहाँ तक हो सकता है 30√2 यहाँ तक जाए, मैंने ऐसे अज्यूम करके बना दिया इधर तक। हाँ, तो अभी मुझे देखो पर्सन यहाँ से उसने स्टार्ट किया और अल्टीमेटली यहाँ पे पहुंचा है, तभी आपको उसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। वुड यू लाइक टू थिंक ओवर इट फॉर सम टाइम, यस, और शुड स्टार्ट डायरेक्टली? थोड़ा सोचेंगे? यस। ठीक है, पूरा डायग्राम भी दे दिया मैंने। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स टाइम, 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ, ट्राई करो स्टूडेंट्स। कंफ्यूज्ड? Yes. 0? अच्छा, मतलब वो जहां से उसने आदमी ने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गया। अच्छा, शायद वो घर से निकला होगा और घूम फिर के वापस घर पे आ गया, ऐसा है शायद। 30√2 + 30। 30√2 + 30। अच्छा, नहीं रॉन्ग है। ठीक स्टूडेंट, चलो मैं बताता हूँ अभी, ध्यान से देखो। सी ऐसे टाइप के क्वेश्चन है ना, आपको डेफिनेटली इसमें कंफ्यूजन हो रहा करना क्या है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन में भी क्या करने का, अपनी तरफ से एक्स और वाई एक्सिस बना लेने का। अपनी तरफ से एक्स और वाई बनाओगे ना, मतलब फिर आप आई कैप और जे कैप्स आ जाएंगे। उससे क्या होगा, आपको एटलीस्ट इजी हो जाएगा। सपोज ये देखो, जैसे हम लोग नॉर्मली एक्स और वाई एक्सिस लेते हैं वैसे ही ले लेता हूँ। ये ईस्ट जो है ना, सपोज ईस्ट की तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वेस्ट की तरफ नेगेटिव एक्स एक्सिस है, नॉर्थ की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो साउथ की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। ऐसा लग रहा है ये एक्स एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली कौन सी ले लेंगे, वाई एक्सिस ले लेंगे। अब एक बात बताओ, ये 30 मीटर ना, ध्यान से देखो 30 मीटर जो है ये डिस्प्लेसमेंट है उसका, है ना। इज इट टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस? यस, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -30 आई कैप। यस। yes, अच्छा, सिमिलर बेसिस पे बताओ, ये जो 60 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इसको मैं कैसे लिखूं फिर? 60 J cap। 60 कैप। तो ये भी अच्छा है। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर अभी लास्ट वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये 30√2, इसको आप देखोगे 30√2 को, तो 30√2 इज नीदर अलोंग एक्स एक्सिस नॉर अलोंग वाई एक्सिस। 30√2 रिजॉल्व कर देंगे। हाँ, 30√2 को रिजॉल्व करना है। जब भी ऐसा कुछ टेढ़ा वेक्टर मिले ना, टेढ़ा है लेकिन अपना ही है ना, अपने को ही ठीक करना है इसको, तो टेढ़ा है ना, तो उसको हम लोग ठीक करेंगे। किसको ठीक करेंगे? 30√2। दिखने में समझ में आने लगा कि 30√2 को रिजॉल्व करना जरूरी है यहाँ पे।
रिजॉल्व तभी करोगे जब एक्स और वाई एक्सिस होंगी तुम्हारे पास। देखो ऐसे दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करूंगा। देखो एनीबडी टेल मी ये कंपोनेंट कितना आएगा? cos 45 30 रूट 2 cos 45 ना, 45 yes और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये वाला आएगा 30, इधर लिखता हूं मैं 30 root 2 cos sin 45 sin 45 ये कंपोनेंट जो होगा ना वो साइन होगा और ये जो कंपोनेंट है वो कॉस होगा। अब देखो cos 45 को मालूम है 1/√2 होता है, 1/√2 cos 45 1/√2 और ये √2 कैंसिल, तो मतलब ये कंपोनेंट 30 है बेसिकली। सिमिलरली ये भी कर लो, sin 45 भी 1/√2 होता है, 30 इज आल्सो 30। ठीक, तो अभी देखो रिजॉल्व हो गया ना। अब आप इसके कंपोनेंट्स पे ध्यान दो। इस कंपोनेंट का आप क्या लिख सकते हो? 30 i कैप, 30 i cap i cap ये देखो 30 i कैप। अच्छा ये जो दूसरा कंपोनेंट है ये वाला minus minus 30 i cap -30 j cap minus 30 j cap। देखो जो आखिरी वाला डिस्प्लेसमेंट है ना, जो लास्ट डिस्प्लेसमेंट है उसको मैंने ऐसे करके लिखा, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करके। ये जो आखिरी वाला डिस्प्लेसमेंट है प्लस उससे पहले 60 j कैप था, उससे पहले क्या था -30 i कैप था, ये सारे डिस्प्लेसमेंट अगर तुम प्लस करोगे ना देन यू विल गेट अ नेट डिस्प्लेसमेंट। सारे डिस्प्लेसमेंट को प्लस करना है वेक्टोरिकली। देखो ये 30 i कैप और ये -30 i कैप तो गुम हो जाएगा। 60 j कैप 30 j cap 30 j cap आई थिंक प्लस 30 j कैप आएगा। yes तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब जो है ना वो 30 है लेकिन अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि जे कैप में आ रहा है ना सिर्फ yes 30 है, लेकिन कहाँ है अलोंग वाई एक्सिस। मतलब पता है वो अल्टीमेटली मैं यहाँ पे बताऊं अगर, तो वो आदमी ना यहाँ पहुंचेगा समवेयर इधर, उसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा, ये वाला नेट डिस्प्लेसमेंट किस तरफ होगा? ये सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस, y axis इसलिए जे कैप आ रहा है। और कितना वो दूर पहुंच जाएगा अपनी स्टार्टिंग प्लेस से? 30। 30 meters हुआ क्या है पता है? हुआ ये है कि ये जो 30 वेस्ट में गया ना, और ये देखो ये 30 ईस्ट में गया। अगर तुम 30 वेस्ट में जाओगे फिर 30 ईस्ट में जाओगे तो खत्म हो जाएगी ना बात, जीरो हो जाएगा। तुम पहले 30 वेस्ट जाओ फिर 30 ईस्ट आ जाओ वहां से, तो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अभी ये देखो 60 नॉर्थ गया, 60 नॉर्थ जाके फिर 60 साउथ आना चाहिए, लेकिन नहीं, 60 नॉर्थ जाके ये कितना है, ये कंपोनेंट कितना था 30 था ना, 30 yes 60 नॉर्थ जाके फिर 30 तुम साउथ में आओगे तो तभी भी आपका ऊपर 30 चले जाओगे ना, ऐसा कुछ है। तो लॉजिक समझो इसके पीछे। क्लियर? yes yes दिस इज द वे यू हैव टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, सॉल्यूशन नोट करना तो कर लो। ओके, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। आई होप आप इन क्वेश्चन से सीख रहे हो, और ये अगर वापस आएंगे ऐसे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, राइट? yes 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 कंप्लीटेड? yes 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 sir yes नो एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, लास्ट लेकिन अलग टाइप का करेंगे फिर से। देखो एफ बार इज इक्वल टू, एफ बार फोर्स है, एफ बार इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस 3 j कैप प्लस k कैप। एफ बार इक्वल टू दिस वन पूरा लिखो, हाँ इसके आगे लिखो अभी, इज अ फोर्स, एफ बार is a force which displaces the body, which displaces the body from point A, which displaces the body from point A, देखा from point A, A के बाद ब्रैकेट डालो ऐसे A1, 2, 3 to B, A to B, B के बाद ब्रैकेट में लिखो -1, 2, 5 full stop. Find the work done by this force. Find the work done by the force.
फाइंड द वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, फोर्स आपको दिया हुआ है, ये देखो जो आपको एफ दिया हुआ है ना ये वाला, दीज आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स की तीनों कंपोनेंट है, तीनों कंपोनेंट है तो मतलब हम लोग को फोर्स है गिवन है। अब कोई बॉडी है शायद जो बॉडी ए पॉइंट पर रखी हुई है, ए पॉइंट की 3 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में एक्स वाई कोऑर्डिनेट की थी, जेड कोऑर्डिनेट भी होता है सेम बेसिस पे, 3 कोऑर्डिनेट्स हैं। बॉडी को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हम लोग मूव करके लेके जा रहे हैं बाय अप्लाइंग दिस फोर्स। क्योंकि बॉडी ए से बी जा रही है तो मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ना बॉडी का, तो ए से बी गई, क्योंकि तो डिस्प्लेसमेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा पहले, फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, उससे क्या मिलेगा? वर्क। वर्क। सबसे इसमें मेन टास्क है कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक तरीका समझो, पहले आपको मेथड समझना पड़ेगा। सपोज देखो ये ए एक पॉइंट है, अब इसकी कोऑर्डिनेट्स देखो आपको 1, 2, 3 दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आपकी सिंपलिसिटी के लिए क्या करता हूं मैं, खाली 1, 2 ले लेता हूं, ज्यादा कोऑर्डिनेट्स लूंगा आप कंफ्यूज होगी। सिर्फ सपोज 1, 2 लिया, ऐसे ही थर्ड कोऑर्डिनेट में नहीं ले रहा हूं फिलहाल। ठीक है, ये ओरिजिन है। अगर तुम ऐसा एक वेक्टर बनाओगे, दिख रहा है, इस वेक्टर को नाम ऐसे जो आपकी मर्जी आप दे सकते हो, उसका आप नाम दो ओ ए बार तो भी चलेगा, ओ ए बार, क्योंकि ये ओ से ए तक है ना। अभी सपोज इस कंपोनेंट को मैंने, इस वेक्टर को मैंने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया ऐसे, तो आपको मालूम है ये जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? 1 है ना। अगर ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, इसका मतलब है ए पॉइंट से तुम जैसे परपेंडिकुलर गिराओगे ऐसे, ये 1 होगा क्या? यस। समझो ये 1 होगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 आई कैप करके, क्योंकि अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसके लिए। अच्छा, सिमिलरली देखो इसका y कोऑर्डिनेट 2 है, तो इधर से तुम ऐसे जैसे ही कंपोनेंट इधर गिराओगे ना, ये डिस्टेंस दिख रहा है, ये 2 होगा एक्चुअली। तो लिख सकते हैं 2j कैप, मैग्नीट्यूड में 2 होगा, अलॉन्ग y एक्सिस है ना, तो इस कंपोनेंट को लिखेंगे 2j कैप। अब आपको मालूम है ये दोनों कंपोनेंट अगर मतलब मिक्स कर दें, मतलब दोनों कंपोनेंट को ऐड कर दें, तो वापस ए बार ही बनेगा उससे। कौन से कंपोनेंट है? एक है आई कैप, दूसरा है 2j कैप। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ आई कैप प्लस 2j कैप, मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स का एडिशन विल बी ओ ए बार अगेन ना, या ओ ए बार को स्प्लिट करके ऐसे लिख सकता हूँ आई कैप प्लस 2j कैप। आई कैप क्या की चाहिए तो 1 लिख दो, तुम्हारी मर्जी है, 1 आई कैप प्लस 2j कैप। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स 1, 2 थे, यहाँ पे देखो 1 आई कैप और 2j कैप आ गया। अगर इसके बाद इसका कोऑर्डिनेट 3 भी है, z कोऑर्डिनेट भी है 3, तो पता है यहाँ पे क्या आएगा? और एक 3k कैप, सेम आर्ग्यूमेंट चलेगा, 3k कैप भी आ जाएगा। सिमिलरली ये काम करो, ये आप देखो ये a के जो तीनों कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपको यहाँ पे दिखेंगे 1, 2 and 3। सिमिलरली अगर ये b पॉइंट है ना, b के कोऑर्डिनेट है -1, 2, 5, तो अगर आप ऐसे ही करके OB बार भी लिखोगे, OB बार ऐसा आएगा -1 आई कैप प्लस 2j कैप, उसके बाद 5 है ना, प्लस 5k कैप, ये आएगा OB बार, और पहले हमने लिखा लिया OA बार। समझा? यहाँ तक क्लियर है क्या पहले? यस यस सर। यस। भी कर लोगे ना, ऐसा कुछ हार्ड तो नहीं है, तुम लोग बाद में भी लिख सकते हो अपने आप। अब देखो ये OA बार मतलब क्या था, ये देखो ये A पॉइंट है, A से मैंने यहां तक ड्रॉ किया, ये हो गया OA बार। इसको एक्चुअली में पोजीशन वेक्टर भी बोल सकते हैं, ये A का पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है ये, और ये जो है ना OB बार, OB बार इज लाइक अ फाइनल पोजीशन वेक्टर, क्योंकि B फाइनल पोजीशन है तो OB फाइनल पोजीशन वेक्टर हो गया, और A इनिशियल पोजीशन है तो OA क्या होगा? इनिशियल पोजीशन वेक्टर। अब देखो अगर मैं ध्यान से देखोगे तो A से B तक मैं अगर ऐसा स्ट्रेट ड्रॉ करूँ, ये डिस्प्लेसमेंट है क्या? यस। यस। इट इज एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ना। तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल लॉ बन रहा है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल लॉ आता होगा आपको, कोई देख सकता है? देखो ट्रायंगल लॉ, इनमें मतलब रिजल्टेंट वेक्टर कौन है इनमें? OB बार। OB बार है। OB बार है, एस नहीं है, OB है। रिजल्टेंट मतलब देखो तुम ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, या फिर सीधा ऐसे जाओ, तो रिजल्टेंट ऑफ OA एंड S इज इट OB? तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो ये फर्स्ट टाइम कराने में ना इतना सब समझाना पड़ता है, एक बार समझिए आप खुद बहुत जल्दी से कर लोगे ये। इसमें देखो S बार आपको कितना आएगा? S बार ही चाहिए मुझे, डिस्प्लेसमेंट S बार आएगा OB बार माइनस OA। दिख रहा है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो OB है ना वो फाइनल पोजीशन वेक्टर है, और ये जो OA बार है ना, OA बार को लिख सकता हूं ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है।
और ये एस बार तो डिस्प्लेसमेंट है, तो एक फॉर्मूला आ रही है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन। ये सुनिए क्या पहले फॉर्मूला? यस Yes. फिजिक्स घूम फिर के वहीं पे आ जाता है, जो आपको पता होता है वही चीजें आती है। तो अभी यहाँ पे क्या करना, ओबी बार को आप ऐसा करके लिखना है, ये वाला, ये ओबी बार है ना, ये लिखना, उसमें से माइनस करना ओए बार, ओबी बार में से ओए बार माइनस करना, उससे आपको एस मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। फिर क्या करना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डॉट प्रोडक्ट लेना, उससे वर्क मिलेगा। फोर्स के 3 कंपोनेंट्स गिवन है, एस के भी 3 कंपोनेंट्स गिवन है, तो आप वो फॉर्मूला लगाना प्लीज, एफ एक्स एस एक्स, ये वाली देखिए ऐसी फॉर्मूला। यस Yes. ठीक है, अवंतिका ने आंसर भी दे दिया, बाकी लोग आराम से इसको करो और कल तक इसको करके आओ, टिल द नेक्स्ट लेक्चर यू फिनिश दिस क्वेश्चन। अभी आज कुछ नोट करना है तो करो इसमें से स्टूडेंट।